हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 20 मई की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। असल में श्रीलंका में जो कोलंबो का पोर्ट है वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है जो कि चाइना फंडेड है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लेवल पे इन्वेस्टमेंट की गई है। और इसको लेके समस्या ये थी कि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि चाइना श्रीलंका को अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा रहा है, जिससे निजात पाने के लिए उन्होंने इसको कोर्ट में भी रोकने की कोशिश की थी। और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनल वर्डिक्ट दे दिया कि हाँ, ये शहर बन सकता है। तो ये असल में एक टैक्स फ्री एनक्लेव है जो श्रीलंका में बनाया जाएगा। एक तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत ये बनाया जा रहा है कि यहाँ जो भी कार्य होगा वो टैक्स फ्री होगा और इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएंगी अलग अलग जगहों से, ताकि कोलंबो को डेवलप किया जा सके एक ऐसे शहर की तरह, ऐसी पोर्ट सिटी की तरह, जहाँ पर दुबई या फिर सिंगापुर जैसी सर्विसेज, चाहे वो पैकेजिंग की हो, रिफिलिंग की हो, जो भी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है वो दी जा सके। सब कुछ तो बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये एंगल आ रहा है कि ये जो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट होगा, एक तो कम्प्लीटली चाइना फंडेड है, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगी, ये टैक्स फ्री है, तो ये एक तरह से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसता हुआ दिख रहा है फिर एक बार श्रीलंका। अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होती है? इसके तहत चाइना बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारा लोन छोटे देशों को देता है, जो वो देश देखते हैं कि बहुत सारा पैसा कम इंटरेस्ट पे आ रहा है, तो वो पैसा लेकर कोई शहर बसा देते हैं या कोई पोर्ट सिटी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन उस पोर्ट सिटी पे कोई फिर शिप्स नहीं आते, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आपने पोर्ट सिटी डेवलप कर ली, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए फिर इंटरेस्ट वापस भी तो करना है। तो जो अनवायबल प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना लगातार वहाँ फंडिंग करता है, उनको फ्री के लोन्स देता है। जैसे कि अगर किसी गरीब आदमी को आप ढेर सारा फ्री का फंड दे दो कि भैया आप लोन ले लो और आप एक मर्सिडीज़ खरीद लो, उसने लोन लेके मर्सिडीज़ खरीदी, लेकिन ना उसके पास पेट्रोल डालने के पैसे हैं, ना उसको मेंटेन करने की उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, तो उसके बदले में जो आप उसको इंटरेस्ट ले रहे हैं उससे वो इतना ज़्यादा है कि उसको अपना घर बेचना पड़ेगा अपनी मर्सिडीज़ मेंटेन करने के लिए। ठीक वो चाइना कर रहा है अलग अलग छोटे छोटे देशों के साथ। इससे पहले भी श्रीलंका के एक पोर्ट के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये जो नया पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत, जहाँ बैंकिंग, ट्रेड, फाइनेंस की सुविधाएं देखी जाएंगी, पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक और एग्जाम्पल है, क्योंकि इसे खासतौर पर जो पोर्ट सिटी है उसको एक कमीशन मैनेज करेगा जो कि बहुत फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स ले पाएगा और सारी ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसीज में होंगी। अभी तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है श्रीलंका का ये, तो इंडिया के लिए सामरिक रूप से काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि व्हाट इज़ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कौन सा शहर किसके द्वारा फंड होकर डेवलप किया जा रहा है, विच इज़ कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब कोलंबो कहाँ पर है, कहाँ पर ये प्रोजेक्ट सिटी बन रही है? देखिए यहाँ पर है, इंडिया के पास ही ये शहर, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब आप लोन वापस नहीं चुका पाते श्रीलंका का चाइना का, तो चाइना वहाँ पर अपनी मिलिट्री या अपनी बेसिस बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वहाँ काम भी चाइनीज़ लेबर, चाइनीज़ लोग ही करते हैं। तो ये है कोलंबो की कहानी। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ब्लॉक ट्रैप ऐप के बारे में। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक ब्लॉक ट्रैक नाम का एक ऐप बनाया है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। नाम से क्लियर है, ब्लॉक ट्रैक मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि जो भी किसी पेशेंट का जो मेडिकल डेटा या उसका इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगा सिक्योरली, और जो हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटाइज कर देगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होती है तो आपके पास, आप किन्हीं घर वालों से भी देखें तो जो लोग थोड़े बूढ़े होते हैं, पुराने होते हैं, उनके पास एक पूरी फाइल होती है जहां उनकी अलग अलग टेस्ट रिपोर्ट, किस महीने में क्या किस डॉक्टर ने बोला, कौन से ऑपरेशंस में क्या निकला, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो काफ़ी सारा मेंटेनेंस का इशू होता है, अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। ये जो ऐप है ये इन सभी चीज़ों को डिजिटाइज कर देगा। एक ही ऐप के अंदर सारा फॉर्मेशन होगा कि उसके अंदर सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा। खास बात प्रॉब्लम ये होती है, अभी तक डर ऐसा होता है कि अगर आप किसी ऐप को ऐसा परमिशन दे दें तो उसके पास आपकी सारी जानकारी होगी कि भाई क्या बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम रही, तो वो ऐप वाला आपका इन्फॉर्मेशन बेच सकता है। फिर आपको 24 घंटे कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला, कोई मेडिसिन स्टोर वाला या कोई हॉस्पिटल वाले फ़ोन कर देंगे कि आप हमारे पास आइए, या आपको डरा सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो। तो इससे बचने के लिए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया गया है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको नॉर्मली पता ही होगी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ एक डेटा अलग अलग लेजर्स पे चढ़ाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, आप डेटा एक जगह रखते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होते हैं कई सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, यानी कई सारे कंप्यूटर्स पे वो डेटा स्टोर किया जाता है। अगर आपको वो डेटा चेंज करना है तो आपको हर कंप्यूटर में लॉगिन करके वो डेटा चेंज करना होगा। तो ये हाथ से नहीं किया जाता, टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। अलग अलग
जगह वो डेटा स्टोर रहते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो उसको करप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो कल का अगर कोई डेटा आपका किसी के पास है भी, तो कोई आपको फंसाने की कोशिश करे या इंश्योरेंस फ्रॉड की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलग अलग ब्लॉक्स पे वो डेटा स्टोर्ड है। बेसिक सी कहानी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक होता है जो अलग अलग जगहों पर होता है, यानी एक खाते में सारा आपका वही खाता जमा नहीं है, अलग अलग खातों में जमा, और वो खाते अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं। तो किसी को फॉर्जरी करनी है तो उसको हर जगह जाके रजिस्टर में आपका नाम बदलना पड़ेगा, आपकी बीमारी का नाम बदलना पड़ेगा। तो बैंक्स भी इसका इस्तेमाल करें। तो ये है ब्लॉक ट्रैक ऐप, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए काम करेगा। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिस्क्रिप्शन, फार्मेसी, डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस नेटवर्क सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके 2 अलग अलग वर्जन होंगे, एक पेशेंट्स के लिए, एक डॉक्टर्स के लिए, और अलग अलग एल्गोरिथम कोड्स होंगे ताकि यूजर्स को पहचाना जा सके। इसकी खास बात ये होगी, इसमें इंटर ऑपरेबिलिटी होगी, यानी अलग अलग हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन सब जगह ये काम कर पाएगा, जैसे आप यूपीआई में देखते हैं। ये हो गई ब्लॉक ट्रैक ऐप की बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। WWF ने, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक रिपोर्ट हाल ही में निकाली स्नो लेपर्ड्स के बारे में। तो स्नो लेपर्ड्स भाई किस जीन्स के अंदर आते हैं, तो पैंथेरा जेनस के अंदर आते हैं, और इन्हें पैंथेरा यूनिका भी कहा जाता है। नाम से क्लियर है, कोल्ड हाई माउंटेन्स पे मिलते हैं, और प्राइमरीली हिमालयस की जो रेंज कंट्रीज है वहाँ दिखे जाते हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया और मंगोलिया में। तो स्नो लेपर्ड के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि इसका अभी क्या स्टेटस है। तो ये ICN रेड लिस्ट पे वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है। कहाँ कहाँ मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, JNK, ये आपको पता ही होगा, नाम से क्लियर है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि अरुणाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, हाँ मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश एक, और सिक्किम, ये 2 एग्जाम्पल हैं जो आप कह सकते हैं कि आप शायद मिस कर सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा हाई एलिवेशन पर रहने वाली कैट है ये, ऑब्वियसली स्नो लेपर्ड एक कैट है, और ग्रे स्पॉट्स होते हैं इसके ऊपर, काफ़ी शाय और बहुत कम देखने को मिलती है ये स्नो लेपर्ड्स। एक पॉइंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर सभी तरह के लेपर्ड्स पाए जाते हैं, चाहे स्नो लेपर्ड हो या क्लाउडेड लेपर्ड्स हो या लेपर्ड्स हो या टाइगर हो। तो एक ही नेशनल पार्क है जहाँ पर ये सभी तरह के टाइगर्स मिलते हैं, विच इज़ नामधापा नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो स्नो लेपर्ड के साथ कंफ्यूज आप कर सकते हैं क्लाउडेड लेपर्ड को। तो क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ मिलते हैं, उनकी भी सेम सिनेरियो है, वो भी वल्नरेबल है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो स्नो लेपर्ड है ये स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का, राइट, और क्लाउडेड लेपर्ड स्टेट एनिमल की स्टेट का है, मेघालय का। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा मेघालय का एक ऑप्शन अगर आया तो वहाँ है क्लाउडेड लेपर्ड, और हिमाचल प्रदेश है स्नो लेपर्ड, और कहाँ सारे एक साथ मिलते हैं, विच इज़ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे नामधापा नेशनल पार्क है, राइट। ये हो गई इसकी बात। तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन को लेकर काफ़ी कदम उठाए गए, जिसके तहत 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड हैबिटेट के लिए को बढ़ावा देने के लिए स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके अलावा ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के तहत एक और इनिशिएटिव चला था, जो जितनी रेंज कंट्रीज़ हैं, जिनका नाम मैंने भी लिया, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बॉडीज़, पब्लिक बॉडीज, सिविल सोसाइटी सब मिलकर एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्लान बना रहे थे, कैसे उनके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा हिमल संरक्षक एक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, ताकि स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो याद रखिए कि क्या स्टेटस है, अभी वल्नरेबल हैं। तो WWF ने रिपोर्ट लॉन्च करी, तो थोड़ा WWF के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल NGO है, 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको बचाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसकी कई रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो आपको वैसे ऐसे याद होनी चाहिए, अच्छा किसकी है, तो ये इनकी है, विच इज़ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अर्थ आवर रिपोर्ट, डेट फॉर नेचर स्वैप्स। ये कुछ हाल की रिपोर्ट्स और प्रोग्राम्स जो ये रन कर रहे हैं। इसके बाद एक न्यूज़ थी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में, जो कि 18 मई को हर साल मनाया जाता है। तो इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन रखा था इंटरनेशनल म्यूजियम डे के ऊपर, जिसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। तो आपको ऐसा लग सकता है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में हाल ही में जो नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट है, उसने एक ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया, ताकि आपको जानकारी मिल सके इंडिया के मॉडर्न आर्ट वर्क्स के बारे में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो मनाते हैं, इसके तहत एक बॉडी भी है जो इसको मैनेज करती है, जो इनिशिएटिव जिसने इसको लॉन्च किया था, विच वॉज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, जो कि 1977 में जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था डे। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स एक लिस्ट निकालती है, विच इज़ योर रेड लिस्ट, जहाँ पे वो जो भी कल्चरल ऑब्जेक्ट हैं जिनको खतरा है उसकी लिस्ट बनती है ये। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ऐसी भी कोई एक लिस्ट है, रेड लिस्ट। नहीं तो आप हमेशा रेड लिस्ट ऐसी चीज़ों को इंटरकॉम के साथ, इंटरपोल के साथ रिलेट कर देते हैं। तो अगर ऑप्शन में कभी आए कि देयर इज अ रेड लिस्ट बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, तो हाँ ये भी है। और ये क्या करती है, जो रिस्क पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। और
ऑब्वियसली पेरिस काफ़ी फेमस है कल्चरल आइटम्स के लिए, और यहाँ पर ये एक तरह का एक नेटवर्क बनाती है जो काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स है। जितने प्रोफेशनल्स हैं सब इसके मेंबर हैं, ऑलमोस्ट 40,000 से ऊपर प्रोफेशनल्स हैं। तो एक मेंबरशिप एसोसिएशन है जो कि स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनलिज्म बढ़ाती है म्यूजियम फील्ड के इलाके में। तो रेड लिस्ट के अंदर वो एरियाज़ होते हैं जो कि थेफ्ट और ट्रैफिक में फंसने के जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एसबीआई ने हाल ही में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। अब काफ़ी न्यूज़ में रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो मेरा आपसे सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन से बैंक इशू कर सकते हैं, राइट, जो हमें पता होना चाहिए। कितने डिनोमिनेशंस में हो सकते हैं, क्या 100 रुपये का बॉन्ड में इशू कर सकता हूँ, क्या 10 करोड़ का बॉन्ड इशू हो सकता है, राइट। ये इलेक्टोरल बॉन्ड कितने दिन तक वैलिड रहते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ईजिली आ सकते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स असल में नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। एक होता है ना कूपन बॉन्ड, कूपन बॉन्ड मतलब जिसके नाम से भी इशू होता है कोई बॉन्ड, उस कंपनी को कुछ समय तक इंटरेस्ट देना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है, फिर बाद में मेन प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होता है। तो यहाँ कोई इंटरेस्ट की कहानी नहीं है, सिंपल सी बात है, इट्स अ नॉन इंटरेस्ट बॉन्ड। आपने पे कर दिए एक पार्टी को पैसे, इतनी सी बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का काम क्या है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, और केवल इंडिया में एसबीआई इशू करती है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में। महीने इंपॉर्टेंट नहीं है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2017 में अंडर फाइनेंशियल बिल, और जो डिनोमिनेशंस हैं वो हैं 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। यानी मैं 100 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं कर सकता और ना ही मैं 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकता हूँ। डिनोमिनेशंस याद रखिए, कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें आप नहीं तो। खास बात यह है कि इसमें जो डोनर होता है उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरीफाई कर सकती है कि अकाउंट पे किया गया, कितना पार्टी को कब पे किया गया, किस उसके अकाउंट के थ्रू, और ये 15 दिन तक ही वैलिड होते हैं। तो अगर इशू हुआ है तो 15 दिन के अंदर ही इसको एनकैश कराना होता है, और कोई भी पेमेंट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी अगर ये जो बॉन्ड है ये एक्सपायरी डेट के बाद इशू किया जा रहा है। केवल रजिस्टर्ड पार्टीज ही, पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए एलिजिबल होती हैं, और कम से कम 1% वोट से ज़्यादा पिछले लोकसभा में उनको मिलने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर में मिलने चाहिए, तभी जाके वो इन बॉन्ड्स का उपयोग कर सकते हैं, तभी उनको ये बॉन्ड मिलेंगे। ये हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात। क्यों की गई थी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, वाइट मनी आए ब्लैक मनी को रोकने के लिए। आगे एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के ऊपर एक न्यूज़ आई है, यानी जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं साउथ कोरिया को, उन्होंने अपनी इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके जो उन्होंने एक दुकानदार को मारा था अप्रैल में, उससे बचने की कोशिश की है। तो असल में जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं या जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स, इनके पास इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी इसलिए होती है कि पहले के ज़माने में जब यूरोप में पहले भी बहुत झगड़े हुआ करते थे, तो लोगों को लगता था कि भाई अगर जो राजनयिक हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी कोई जान से मार देगा, उनको ही कोई बंदी बना लेगा, तो बात करने कौन जाएगा। सो डिप्लोमेट्स आर लाइक कि वो बीच के एजेंट्स होते हैं जो कोशिश करते हैं कितनी भी खराब स्थिति आ जाए तो दो देशों के बीच में सारे पुल नहीं जलाने चाहिए, तो एक वो ऐसा पुल होता है जो हमेशा रास्ता जोड़ के रखने का प्रयास करता है। इसलिए आप देखेंगे दो देशों में जंग हो जाती है, फिर भी जो उनके डिप्लोमेट्स हैं वो उन देशों में रहते हैं और काफ़ी हद तक सिक्योर रहते हैं, क्योंकि उनको फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। ये प्रिविलेज दिया जाता है कि वो किसी भी डर और भय शंका के बिना किसी देश में रह सकें। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के 2 कन्वेंशंस हैं, वायना कन्वेंशन जिसके अंतर्गत आता है कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड कन्वेंशन ऑन कंसलर रिलेशंस, 1961-1963 की ये 2 कन्वेंशंस हैं। 187 देशों ने इसको रेटिफाई कर रखा है, जिसके तहत कि जो भी डिप्लोमेट है किसी एम्बेसी के अंदर, उसको जो इम्यूनिटी मिलती है वो अटूट होती है, इनवायबल होती है, टूट नहीं सकती वो। उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते। जो भी उनका घर है बिल्कुल उसी तरह उसको सुरक्षा दी जाएगी जैसे एम्बेसी को दी जाती है। कि एम्बेसी को माना जाता है कि अगर अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में तो वहाँ पे अमेरिकन लॉज चलेंगे, इंडियन लॉज नहीं चलेंगे उस एम्बेसी के प्रांगण में, क्योंकि वो असल में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वहाँ वो उनकी एम्बेसी है। इसलिए आप देखते हैं चाहे वो स्नोडन वाला एग्जाम्पल हो जहाँ, या फिर जुलियन असांज वाला केस हो, जहाँ वो काफ़ी सालों तक इक्वाडोर के एम्बेसी के अंदर बैठे रहे थे, यूके की पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ऐसी इम्यूनिटी प्राप्त होती है डिप्लोमेटिक एरियाज़ को। तो वहाँ पर ये बात हुई थी कि जो डिप्लोमेटिक अपना फ़ायदा है वो उठाने की कोशिश उन्होंने करी थी, जो कि बेल्जियम के डिप्लोमेट थे उन्होंने साउथ कोरिया के लिए। खास बात यह है कि अगर कोई देश चाहे तो अपने डिप्लोमेट के ऊपर इम्यूनिटी हटवा सकता है, ऐसा नहीं हम इनकी इम्यूनिटी वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई उन्होंने बड़ा क्राइम किया हो तो इसके थ्रू फिर उनको, या फिर जो वो आदमी है अगर कोई क्राइम कर दे डिप्लोमेट किसी देश में, तो उनको अपने देश में दोबारा बुला के सज़ा दी जा सकती है। ये होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की कहानी। तो चलिए देखते हैं आपको आज कितना कुछ याद है इसमें से। इलेक्टोरल बॉन्ड आरबीआई इशू करता है। वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। स्नो लेपर्ड की रेड लिस्ट पे जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में इम्यूनिटी जो डिप्लोमेट पोस्टेड होती है एम्बेसी में वो इनवायबल होती है।
ICOM यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जो 1946 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। इनमें से कितने ट्रू या कितने फॉल्स हैं? तो ये देखिए, पहला फॉल्स, ट्रू, देन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो मुझे उम्मीद है आपने सारे सही करे होंगे, ये काफ़ी ईजी थे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।